अगर आज सुब्रमण्यम स्वामी अपनी, पहली बात तो उनकी जो आपने सवाल पूछा, उन्होंने अपनी पिटिशन अमेंड भी नहीं की है, ना उनकी पिटिशन में सीधे सीधे, जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, उस पिटिशन में अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4 चैलेंज है और उन्होंने यही मांग की है कि भाई सेक्शन 4 को अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए। अब जब आप ये मांग लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो आपको ये किसने अधिकार दिया है, ये मैं इस वर्ड को यूज करना चाहता हूं, कंसेशन देने का। लॉ में से कहते हैं कंसेशन देने का, कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहता हूं कि काशी और मथुरा को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। पहली बात, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास, आप ये सोचिए, और मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लीगल स्टेटमेंट नहीं है। उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आज ये पावर ही नहीं है कि वो काशी और मथुरा को एग्जेम्प्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो विभिन्न रिट पिटिशंस हैं, इंक्लूडिंग आपकी इंटरवेंशन, मेरी पिटिशन और भी अश्विनी उपाध्याय जी की पिटिशन, ये सारी पिटिशंस क्या कह रही हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाए। तो क्या मुझे कोई ये बात बताए, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जब एग्जामिन करेगी तो उस एग्जामिन करने में ये कह सकती है कि भाई काशी और मथुरा को छोड़ के बाकी जगह केस नहीं चलेंगे? यहां पे तो एक मूलभूत मुद्दे को चैलेंज किया गया है, एक मूलभूत सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रेज किया गया है कि जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उसके लिए लीगल बैटल्स कोर्ट में लड़ी जा सकती है। आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे पुनः प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। और कल ही उसकी एक हियरिंग हुई है और अब वो लगभग इस मुकाम पहुंच गई है कि उसकी फाइनल हियरिंग 1-2 महीने में आरंभ हो जाए। हमारे साथ हैं विष्णु शंकर जैन जी, जिन्होंने सर्वप्रथम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी थी और कल वो वहाँ उपस्थित भी थे। विष्णु जी, कल क्या हुआ? सर, कल कोर्ट में सबसे पहले जब ये मैटर पहुंचा, तो मैं बताना चाहता हूं, ये केस करीब कोर्ट में 4:15 बजे के करीब आया था। तो ऑलरेडी कोर्ट का राइजिंग टाइम हो चुका था, कोर्ट बियॉन्ड द राइजिंग टाइम बैठी हुई थी, और क्योंकि बोर्ड हैवी था ऑनरेबल चीफ जस्टिस का, तो इसलिए मैटर एकदम एंड में पहुंचा था। और उस समय कोर्ट ने, इसमें वैसे भी हियरिंग कल नहीं होनी थी क्योंकि कोर्ट के पास समय भी नहीं था, और उस समय जब ये मैटर हियरिंग पे आया था तो हमने यही कहा था कि एक इसमें शॉर्ट डेट फिक्स कर दी जाए जिसमें इसकी हियरिंग शुरू हो सके, और केंद्र सरकार से भी कहा जाए कि उन्होंने अभी तक अपना एफिडेविट नहीं फाइल किया है और वो अपना एफिडेविट फाइल कर दें। तो उस पर माननीय जो सॉलिसिटर जनरल साहब हैं भारत के, उन्होंने कोर्ट के सामने स्टेटमेंट दिया कि विद इन सम टाइम दे विल बी इन अ पोजीशन टू फाइल एफिडेविट एंड दिस मैटर इज गेटिंग कंसिडर्ड एट अ पर्टिकुलर लेवल। तो उसके बाद वो अपना एफिडेविट इसमें फाइल करेंगे, और कोर्ट ने उनसे यही कहा कि आप पॉजिटिवली नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से पहले अपना एफिडेविट फाइल कर दीजिए, और इसको मार्च में हियरिंग के लिए लगा दिया। साथ ही साथ कल कपिल सिब्बल साहब कुछ इंटरवीनर्स की तरफ से पेश हुए थे, और उन्होंने एक प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन किया इस पूरी हियरिंग पे, और उन्होंने कहा कि ये जो पूरी हियरिंग है ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, और जो रियल अफेक्टेड पर्सन है वो इसमें पार्टी ही नहीं है। इसलिए उनका प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन था ऑन द ग्राउंड कि ये पूरी एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, और जब तक रियल अफेक्टेड पर्सन नहीं आ जाते हैं तब तक इस केस की हियरिंग नहीं हो सकती, और ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। साथ ही साथ कुछ और मुस्लिम पक्ष की तरफ से लोग अपीयर हुए थे जिन्होंने ये कहा कि जो काशी और मथुरा के केसेस चल रहे हैं उनको भी स्टे कर दिया जाए, और क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर बदलने की कोशिश की जा रही है। तो कोर्ट ने कहा ये सारी चीजें हम अगली डेट पे देखेंगे, जिसको अपने रिटर्न सबमिशंस फाइल करने वो रिटर्न सबमिशंस फाइल कर दे। कोर्ट ने ऑलरेडी लास्ट ऑर्डर से एक नोडल ऑफिसर, एक नोडल एडवोकेट को नियुक्त कर रखा है जो सारे क्वेश्चंस ऑफ लॉ वगैरह फ्रेम करके कोर्ट के सामने ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो एडवोकेट्स को, जो पार्टीज को कुछ सजेशन है क्वेश्चंस ऑफ लॉ पे, वो नोडल ऑफिसर मिस्टर कन्नू अग्रवाल को दे सकते हैं, जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ इनकॉर्पोरेट करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस ऑफ लॉ इस केस को डिसाइड करने के लिए फाइनल क्वेश्चंस ऑफ लॉ नहीं है, ये सिर्फ सजेशंस हैं पार्टीज के, जिसके आधार पे बिंदुवार तरीके से, इशू वाइज तरीके से इन क्वेश्चंस ऑफ लॉ के ऊपर बहस होनी है, हियरिंग होनी है। तो कल इतनी ही सिर्फ चर्चा हुई कोर्ट के सामने, और उसके बाद कोर्ट हैड रिजन फॉर द डे। तो यही बात थी। अब उसके बाद जो बाकी बातें हैं वो तो कोर्ट के बाहर जिन लोगों ने की वो की, पर कोर्ट के अंदर तो इतनी ही चीजें हुई। तो ये जो क्वेश्चंस ऑफ लॉ है ये क्या है, कुछ बताएंगे? कुछ क्वेश्चंस मेन ऑफ जो लॉ, क्वेश्चंस ऑफ हाँ, लॉ। जो मेन क्वेश्चंस ऑफ लॉ हैं जो उसमें कंसिडरेशन के लिए फॉल कर रहे हैं वो ये हैं कि क्या सेक्शन 4(2)
कोर्ट जाने का अधिकार और जुडिशियल रिव्यू का अधिकार छीनता है। जैसे कि सेक्शन 4(2) को अगर कोई पढ़ेगा तो उसमें लिखा है कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति को बहाल करने के लिए अगर कोई केस फाइल किया जाता है, तो अगर वो केस पेंडिंग है, तो उस स्थिति में वो केस चल सकता है, पर अगर कोई केस पेंडिंग नहीं है, तो सेक्शन 4(2) के प्रोविज़ो में फॉल नहीं करता है और इसलिए ऐसे केसेस चल नहीं सकते हैं। तो उसका इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व्ड है, उसका कारण ये है कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था क्रिश्चियंस के केस में, जहाँ पे क्रिश्चियन समुदाय के 2 लोग इन्वॉल्व थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 4(1) के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और धार्मिक स्वरूप को एसर्टेन करने के लिए सूट्स फाइल किए जा सकते हैं। और यही व्यू राम मंदिर के केस में जस्टिस धर्मवीर शर्मा ने भी, जो वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द बेंच थे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने भी यही व्यू लिया था। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार छीनता है कि रखता है, और क्या धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए सूट्स फाइल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ये सबसे मूलभूत क्वेश्चन ऑफ लॉ है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि जो सेक्शन 3 में, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 में रिलीजियस डिनोमिनेशन वर्ड यूज्ड है और जिसका पनिशमेंट सेक्शन 6 में प्रिस्क्राइब्ड है, तो उस रिलीजियस डिनोमिनेशन की परिभाषा में क्या-क्या चीज़ें आती हैं और उस रिलीजियस डिनोमिनेशन, क्योंकि वो डिस्क्राइब नहीं है एक्ट में, तो उस रिलीजियस डिनोमिनेशन को भी डिस्क्राइब किया जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के केस में पैरा 94 ऑनवर्ड्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे अपनी ओपिनियन दी है, क्या वो ओपिनियन ऑर्बिटर ओपिनियन है या वो एक बाइंडिंग ओपिनियन है? तो हमारा ऐसा सबमिशन था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट राम मंदिर की पूरी 42 डेज की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट में उस पे कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ, ना उसमें कोई इश्यूज फ्रेम हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट पे भी इस पे कोई इश्यू फ्रेम नहीं हुए और जो जस्टिस डीवी शर्मा साहब की ओपिनियन थी, वो एक ऑर्बिटर ओपिनियन थी, क्योंकि जब इश्यू ही नहीं फ्रेम हुआ था, राम मंदिर सेक्शन 5 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड था, तो जो ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस डीवी शर्मा साहब की ओपिनियन थी, वो एक ऑर्बिटर ओपिनियन थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्बिटर जजमेंट से उसको सेट असाइड किया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑब्जर्वेशन या फाइंडिंग राम मंदिर के केस में दिए गए हैं 2020 1 एससीसी पेज 1 में, वो सारे इश्यूज, वो सारे फाइंडिंग्स ऑर्बिटर हैं और इस मुद्दे को अभी तक आज तक किसी ने इंडिया की संवैधानिक कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैलिडिटी इस पहलू से चैलेंज की गई है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट्स को भी ना देखा जाए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉल करता है, वो ये है कि जब धार्मिक स्वरूप, जो रिलीजियस कैरेक्टर वर्ड यूज्ड है सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 में और सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में, जब ये धार्मिक स्वरूप पे हम बात करना चाहते हैं, तो ये किस तरह के विंडोज ओपन करता है। जब आप धार्मिक स्वरूप पे बात करना चाहते हैं, तो जो हिंदू स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि अगर किसी जगह का धार्मिक स्वरूप तय करना है, तो उस स्थिति में हिंदू लॉ को आप अप्लाई करके उस जगह का धार्मिक स्वरूप देखें। और जब आप हिंदू लॉ अप्लाई करते हैं, तो ये सारे आर्गुमेंट्स लाइन बाय लाइन आ जाते हैं कि एक बार कोई संपत्ति देवता में निहित हो जाती है, तो वो समय के अंत तक देवता की रहती है। और साथ ही साथ उस समय मुस्लिम लॉ भी वहां पे ट्रिगर कर जाता है, जहां पे उनका ये कंसेप्ट और थीम है कि अगर एक बार कोई संपत्ति वफ होती है, तो वो समय के अंत तक वफ की और अल्लाह की रहती है। तो इन सारी स्थिति में, इन सारे कश्मकश में, जब 2 तरह के धार्मिक स्वरूप निकल के आ रहे हैं, तो आप धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए किसको संपत्ति देंगे। उस स्थिति में हमने जो प्रोपोजिशन ऑफ लॉ डेवलप किया है, वो है प्रायर इन एग्जिस्टेंस। अगर कोई समुदाय प्रायर इन एग्जिस्टेंस रहा है, तो धार्मिक स्वरूप उस समुदाय का माना जाएगा। इस परिप्रेक्ष्य में सेक्शन 4(1) में रिलीजियस कैरेक्टर को इंटरप्रेट करने की जरूरत है। इस परिप्रेक्ष्य में सेक्शन 4(2) में जो रिलीजियस कैरेक्टर शब्द यूज हुआ है, उसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, जब काशी की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मुद्दा आया था और जिसमें कमीशन की पूरी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज की गई थी, तब वन ऑफ द जजेस का एक ओरल डिस्कशन के समय ये व्यू था कि रिलीजियस कैरेक्टर इंटरप्रेट करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता, पर वो सिर्फ एक लीगल डिस्कशन के समय एक ऑब्जर्वेशन था। तो अब इन सारी चीजों को कोर्ट के जजमेंट का पार्ट बनाने का हमें काम करना है और इसीलिए ये चैलेंज किया गया। और हम सिर्फ इतना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्लेसेस, और हमारा ऐसा सबमिशन और लीगल इंटरप्रिटेशन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां नहीं अप्लाई करता है जहां पे किसी मंदिर को तोड़ के या किसी भी धर्मस्थल को तोड़ के दूसरे धर्मस्थल को स्टैब्लिश किया गया। और उसका बहुत मूलभूत कारण यह है कि अगर कोई संपत्ति एक बार देवता में या अल्लाह में निहित हो जाती है, तो वो हमेशा उसके इस्लामिक लॉ या हिंदू लॉ के हिसाब से चलेगी और उसको दूसरा ओवरटेक नहीं कर सकता, उसको दूसरा समुदाय कैप्चर नहीं कर सकता है। तो जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने मिसनोमर पैदा किया है और ये एक लोगों के सामने
एक मिसनोमर पैदा करने की स्थिति उत्पन्न की है कि 15 अगस्त 1947 को जो स्थिति जैसी थी वैसी रहेगी। ये गलत मिसनोमर है, क्योंकि ऐसा एक्ट में नहीं लिखा हुआ है। एक्ट ये कहता है कि धार्मिक स्वरूप 15 अगस्त 1947 को जो था वैसा रहेगा। और धार्मिक स्वरूप कैसे तय होगा? धार्मिक स्वरूप हमेशा सिविल सूट के माध्यम से सिविल कोर्ट्स में तय होगा, जिसमें बहुत सारे लेवल्स पे एविडेंस लीड की जाएगी, चाहे वो हिस्टोरिकल एविडेंस हो, चाहे वो आपकी शास्त्रों की एविडेंस हो, चाहे वो आपकी जो ट्रेवलॉग्स हैं उनकी एविडेंस हो, चाहे वो आपके वहां के लोकल लोग जो ओरल गवाही देना चाहते हैं उनकी एविडेंस हो, और इन सारी एविडेंसेस के आधार पे ही धार्मिक स्वरूप तय होगा। तो हमारा ऐसा सबमिशन और इंटरप्रिटेशन है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप को तय करने से नहीं रोकता है। और ये जो मैंने आज आपके सामने सबमिशन और इंटरप्रिटेशन रखा है, ऐसा नहीं है कि इसको कभी कोई जुडिशियल फेवर नहीं मिला। 1997 में डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ वाराणसी ने भी यही इंटरप्रिटेशन लिया था। अभी 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट जज ऑफ वाराणसी साहब ने यही इंटरप्रिटेशन लेके हमारे सूट को आगे बढ़ने की मंजूरी दी। साथ ही साथ मथुरा की कोर्ट में 19 मई 2022 को यही ऑर्डर पास किया गया कि धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए सूट्स फाइल हो सकते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे नहीं अप्लाई करता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ दो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत है जो बहुत बड़े बड़े बैरिस्टर बताते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये इस देश के उस समय जो उनको कमिटमेंट किया गया था उसका जीता जागता उदाहरण है। पर जब आप उसको एक लीगल एंगल से एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें तो ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। इनफैक्ट प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 4(1) धार्मिक स्वरूप को तय करने की इजाजत देता है, और यही व्यू सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में भी लिया था। तो ये जो एक मिसनोमर पैदा हुआ है राम मंदिर के केस में, एक ऑर्बिटर फाइंडिंग से सुप्रीम कोर्ट की, और साथ ही साथ एक नैरेटिव बिल्डिंग की वजह से, इस मिसनोमर को तोड़ने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। और चुनौती सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 4 के खिलाफ हमारी है, क्योंकि अगर सेक्शन 4 में जो मिसनोमर पैदा है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर देता है इस लीगल पोजीशन को, तो बहुत सारे जो ऐसे मुद्दे हैं वो उसके लिए रास्ता खुलेगा। जहां तक काशी और मथुरा की बात है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं उसमें ऑलरेडी दो कोर्ट्स अपनी ओपिनियन दे चुकी हैं कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई नहीं होता है और धार्मिक स्वरूप को तय करने के लिए सूट्स फाइल किए जा सकते हैं। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि काशी और मथुरा के केस का उदाहरण देना ही सुप्रीम कोर्ट में गलत है। ना हमने कभी कोई ऐसा उदाहरण दिया। हम ऐसा सिर्फ कहना चाहते हैं कि जहां इतिहास में कभी कोई मंदिर तोड़ा गया तलवारों की नोक पे, आज इंडिपेंडेंट इंडिया में उसे कलम के माध्यम से रेक्टिफाई किया जाए और एक मैसेज देने की कोशिश की जाए दैट पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। और जो इतिहास में बर्बरता हुई है गुलामी काल में, अगर सोमनाथ मंदिर 17 बार तोड़ने के बाद भी रेस्टोर किया जा सकता है, तो कुतुब मीनार में जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, जहां पे 27 जैन मंदिर हिंदू मंदिर को तोड़ के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनाई गई, वहां पे हमारे मंदिर भी रेस्टोर हो सकते हैं। जो टीले वाली मस्जिद लखनऊ में है, वहां पे जो लक्ष्मण टीला मंदिर था उसको तोड़ के टीले वाली मस्जिद बनाई है, वो भी रेस्टोर हो सकती है। भोजशाला भी रेस्टोर हो सकता है, काशी मथुरा भी रेस्टोर हो सकता है, और अलग अलग स्टेट्स में ऐसे जो अटाला देवी के मंदिर है वो भी रेस्टोर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जहां पे मंदिर तोड़ के दूसरे धर्म की इमारत जबरदस्ती बनाई गई है, उसके रेस्टोरेशन का काम हो सकता है। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में कभी भी कोई एग्जाम्पल नहीं दिया। यहाँ पे एग्जाम्पल देने की कवायद नहीं है कि काशी मथुरा को सिर्फ एग्जेम्प्ट कर दीजिए या किसी और चीज को एग्जेम्प्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये कवायद है कि जो चीज गलत हुई है इतिहास में, उन गलतियों को सही किया जाए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप इसको इस एंगल से जरा एग्जामिन करिए। अगर कोई कहता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से सिर्फ काशी और मथुरा को और एग्जेम्प्ट कर दीजिए, बाकी जगह की हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो आप ये सोचिए, पहली बात, पहला लीगल पॉइंट मेरा ये है कि कितनी बड़ी एक लीगल फैलेसी होगी। उसका कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट आज, ये सवाल मैं अपने आप से खुद पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट आज ये कह सकती है कि जो सेक्शन 5 में राम मंदिर को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एग्जेम्पशन दिया था, हम अपनी 142 की पावर एक्सरसाइज करके उसमें काशी और मथुरा भी ऐड कर लें? नहीं कह सकती है, क्योंकि आप लेजिस्लेट नहीं कर सकते हैं। जो एग्जेम्पशन पार्लियामेंट ने दिया है वो एग्जेम्पशन एज इट इज है। आज सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर सकती है, पर सुप्रीम कोर्ट उसको चाहे वैलिड डिक्लेयर करे चाहे इनवैलिड डिक्लेयर करे, ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है। पर उसमें दो नई चीजें ऐड नहीं की जा सकती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, काशी और मथुरा को ही क्यों एग्जेम्प्ट करेंगे? यही तो हमारी मूलभूत लड़ाई है, यही तो हमारा मूलभूत मुद्दा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ने जो मिसनोमर पैदा करने की कोशिश की है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आज जितने इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो ये बात थ्रू आउट मानते हैं कि हम किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। और यही बात तो हम भी कह रहे हैं
कि जहां-जहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, जहां-जहां मंदिर को तोड़ के किसी और धर्म स्थल में कन्वर्ट किया गया है, वो चीजें गलत हैं और उसको हम कोर्ट के माध्यम से रेस्टोर करने की, रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए सारी एविडेंसेस कोर्ट में देंगे। अब उसमें जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रोड़ा बन रहा है, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो आज ये कह देना कि सिर्फ काशी और मथुरा को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, ये उन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जोल्ट होगा, इस पूरी सिविलाइजेशन के ऊपर बहुत बड़ा जोल्ट होगा, जो आज एक सिविलाइजेशनल बैटल लड़ रही है, जो राइट ऑफ रेस्टोरेशन चाहती है। और हिंदू लॉ के हिसाब से हर एक मंदिर इंपॉर्टेंट है। क्या गिनतियां होंगी, क्या नंबर होगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं। वो 2000 हो सकता है, वो 200 हो सकता है, वो 40,000 हो सकता है, वो 30,000 हो सकता है। मैं एज अ लॉयर आज आपके सामने वो नंबर्स देने के लिए नहीं बैठा हुआ हूं। वो तो कोर्ट जब जो लोकल लोग होंगे, जो अपने एविडेंसेस लेके आएंगे कोर्ट के सामने, तो वो तो उस समय तय होगा कि किसके पास क्या एविडेंसेस हैं और एविडेंसेस के आधार पर सिविल सूट तय किए जाएंगे। यहाँ पे दिक्कत ये हो रही है, एक वर्ग समाज का ये चाहता है कि आप कोर्ट भी ना जाएं और साथ ही साथ वक्फ एक्ट के तहत आपका एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट चलता रहे, जिसमें आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करते रहे। तो इस अन्याय के खिलाफ, इस इलीगल कानूनों के खिलाफ जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट के माध्यम से इस देश में स्थापित है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और इसीलिए यहाँ पे विष्णु शंकर जैन, जो मेरे जितने पेटिशनर्स हैं या बाकी जितने पेटिशनर्स हैं सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेके, सिवाय एक या दो लोगों को छोड़ के, वो किसी भी तरह के कॉम्प्रोमाइज या एग्जेम्पशन देने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। ना कोई हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि काशी और मथुरा को छोड़ के हम बाकी जगहों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। जहां जहां एविडेंसेस मिलेंगी, जहां जहां ये प्रूफ और तथ्य मिलेंगे कि मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और हमारे हिंदू लॉज के साथ खिलवाड़ किया गया, हमारी देवी देवताओं की अस्मिता आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, वहां वहां उनकी रेस्टोरेशन की हम लड़ाई लड़ेंगे। और साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो आप देखते हैं, यहां पे आज लड़ाई क्या है, ये जो पूरी हम लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस पूरी लड़ाई का मकसद क्या है? इस पूरी लड़ाई का मकसद ये है कि एटलीस्ट अगर आज सबसे ड्रीम सिनेरियो हमारे लिए क्या होगा, अगर आज सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 को, जो मैंने अभी आपके सामने सबमिशंस और इंटरप्रिटेशंस रखे हैं, अगर आज सुप्रीम कोर्ट उसको, इफ इट फाउंड्स फेवर विद द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये होल्ड करता है कि हाँ भाई, रिलीजियस कैरेक्टर एसर्टेन करने से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं रोकता है और आप सिविल सूट्स फाइल कर सकते हैं, तो उसका इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जो जो मंदिर तोड़े गए हैं उनके रेस्टोरेशन के लिए हम सिविल सूट्स फाइल करेंगे और कोर्ट के माध्यम से अगर एविडेंसेस वहां पे होंगी, एविडेंस के आधार पे हम उसको रेस्टोर करने का काम करेंगे। पर यहाँ पे जो देश के बड़े बड़े बैरिस्टर हैं वो क्या कह रहे हैं कि आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, आप कोर्ट में ये लड़ाई लड़ें, ये आवाज रेस करें, ये भी आपका हक नहीं है। इस अन्याय के खिलाफ, इस डोमिनेटिंग एटीट्यूड के खिलाफ हमारा विरोध है। क्योंकि आप अगर इसको दूसरा और डीपर एग्जामिनेशन करेंगे इसका, तो आप पाएंगे कि वक्फ एक्ट में सेक्शन 4, 5 और 6 में आप वक्फ की संपत्ति के लिए सर्वे कर सकते हैं, किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति सेक्शन 40 में घोषित कर सकते हैं। सेक्शन 53, 54 में अगर वक्फ संपत्ति पे इंक्रोचमेंट हुआ है तो आप डीएम एसएसपी को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं उस इंक्रोचमेंट को रिमूव करने के लिए। सेक्शन 107, 108 में आपके ऊपर लिमिटेशन अप्लाई नहीं करती है। सेक्शन 83 और 85 में आपके लिए स्पेशल वक्फ ट्राइब्यूनल बने हुए हैं। सेक्शन 101 में जो वक्फ के जितने बोर्ड और मुतवल्ली हैं उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया गया है। तो ये जो पैरेलल सेटअप किया गया है, और साथ ही साथ एक जो दूसरा सेटअप है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, जहां पे आपने पूरे पूरे सिविलाइजेशन को, समुदाय को कोर्ट जाने के अधिकार से वंचित कर दिया और दूसरी तरफ उनके लिए एक पैरेलल एस्टेब्लिशमेंट खोल दिया जहां पे वो घोषित भी कर सकते हैं किसी संपत्ति को वक्फ संपत्ति, उसके अगेंस्ट कोई एग्रीव्ड है तो वक्फ ट्राइब्यूनल जाए, उसके अगेंस्ट कोई एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट जाए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाए। तो ये जो दो कानून इस देश में चल रहे हैं और इसके खिलाफ हमारा विरोध है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बी आर अम्बेडकर साहब से एक बात पूछी गई थी कि इस संविधान में आप क्या मानते हैं, संविधान का सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या है? तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 जो लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, वो इस संविधान की आत्मा है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने भी यही कही थी कि जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज ये पूरी सिविलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट के सामने, और आपकी भी इसमें इंटरवेंशन है, हम सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि कम से कम हमें कोर्ट जाने का अधिकार दिया जाए और कोर्ट के माध्यम से एविडेंस देके हम प्रूव करेंगे। हम यहाँ पे कोई एनार्किक सिचुएशन नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि हम सड़कें जाम करेंगे या शाहीन बाग जैसी स्थिति पैदा करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हमारी मंदिर को तोड़ा गया है तो उसको कोर्ट के माध्यम से सॉफ्ट पावर के जरिए
कोर्ट में एविडेंसेस देके उसको हम रेस्टोर करने का काम करेंगे और कम से कम ये हक हमें दिया जाए। इस चीज के खिलाफ हमारी लड़ाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर हियरिंग पे आएगा, हम अपने सारे तर्क, अपने सारे सबमिशंस कोर्ट के सामने रखेंगे और एक दिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहीं ना कहीं उसमें ये लिबर्टी हमें दी जाएगी कि धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए सिविल सूट्स फाइल हो सकते। जी, जैसा कि आपने बताया कि मैं भी इसमें इंटरवीनर हूँ इस पिटीशन में, और मेरी जो इंटरवेंशन एप्लीकेशन है वो सुब्रमण्यम स्वामी जी की जो पिटीशन है उसमें वो इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगी हुई है। इसलिए स्वाभाविक है कि मैंने उनकी जो पूरी पिटीशन है वो पढ़ी है, और उस पिटीशन में भी उन्होंने एक्ट को अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग की है। तो अब जो वो बाहर बोलते हैं कि साहब कि मैं जो है वो इसको अल्ट्रा वायरस घोषित करने की मांग नहीं कर रहा हूँ, अपितु मैं केवल इसमें अमेंडमेंट चाहता हूँ। तो क्या उन्होंने अपनी रिलीफ मॉडिफाई की है या कि उन्होंने कोई अलग से और कोई पिटीशन लगाई है? क्या स्थिति है जो वो बाहर स्टेटमेंट दे रहे हैं, और जो पिटीशन की स्थिति है वो क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इस केस में जैसा कि आप जानते हैं 11 जून को हमने पिटीशन फाइल की थी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करते हुए 11 जून 2020 को, और जिसमें एक लीगल नैरेटिव हमारे सामने था जहाँ पे बात थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता है क्योंकि राम मंदिर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर चुकी है और इस पे स्टैम्प मार चुकी है कि सेक्युलरिज्म का बहुत जीता जागता उदाहरण है। तो उस लीगल नैरेटिव को तोड़ते हुए हमने ये रिसर्च कोर्ट के सामने रखी कि जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जुडिशियल रिव्यू की पावर को छीन रहा है। अब मुझे आप मैं ये बात समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आज सुब्रमण्यम स्वामी अपनी पहली बात तो उनकी जो आपने सवाल पूछा उन्होंने अपनी पिटिशन अमेंड भी नहीं की है, ना उनकी पिटिशन में सीधे सीधे जैसे कि आपने कहा बिल्कुल सही कहा उस पिटिशन में अल्ट्रा वायरस कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 4 चैलेंज है और उन्होंने यही मांग की है कि भाई सेक्शन 4 को अल्ट्रा वायरस घोषित किया जाए। अब जब आप ये मांग लेके सुप्रीम कोर्ट में गए हैं तो आपको ये किसने अधिकार दिया है, ये मैं इस वर्ड को यूज करना चाहता हूं, कंसेशन देने का। लॉ में से कहते हैं कंसेशन देने का, कि मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहता हूं कि काशी और मथुरा को एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। पहली बात, ये कंसेशन देने का आपको अधिकार किसने दिया है? वो दूसरी तो बात, सेक्शन 5 में अगर है। आप वो तो सेक्शन 5 में राम मंदिर के लिए एग्जेम्पशन है, राम मंदिर के अलावा कोई एग्जेम्पशन है ही नहीं। दूसरी बात, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास आप ये सोचिए, और मैं इसलिए बात बोल रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लीगल स्टेटमेंट नहीं है। उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के पास आज ये पावर ही नहीं है कि वो काशी और मथुरा को एग्जेम्प्ट करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो विभिन्न रिट पिटिशंस हैं, इंक्लूडिंग आपकी इंटरवेंशन, मेरी पिटिशन और भी अश्विनी उपाध्याय जी की पिटिशन, ये सारी पिटिशंस क्या कह रही हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेक्शन 4 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया जाए। तो क्या मुझे कोई ये बात बताए, मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट इस चीज को जब एग्जामिन करेगी तो उस एग्जामिन करने में ये कह सकती है कि भाई काशी और मथुरा को छोड़ के बाकी जगह केस नहीं चलेंगे? यहाँ पे तो एक मूलभूत मुद्दे को चैलेंज किया गया है, एक मूलभूत सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने रेस किया गया है कि जहां जहां मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है उसके लिए लीगल बैटल्स कोर्ट में लड़ी जा सकती है, और जो कोर्ट में लोगों का जाने का अधिकार छीना गया है वो छीनना असंवैधानिक है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। इसी चीज को एग्जामिन करना है, इसमें किसी तरह के कंसेशन देने की, किसी तरह के एग्जेम्पशन देने की बात आती ही नहीं है। इनफैक्ट मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि अगर आज पार्लियामेंट ने भी ऐसा, क्या जो देश के सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो देश के पार्लियामेंटेरियंस है, दे आर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, उन्होंने भी ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं दिया कि हम सेक्शन 5 में काशी और मथुरा को ऐड कर देते हैं। तो जब आज उन्होंने कोई ऐसा सोल्यूशन नहीं दिया है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही नहीं, मैं दोबारा इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूं कि यहाँ पे एक्ट की वैलिडिटी अंडर चैलेंज है। उस जब आप एक्ट की वैलिडिटी को अंडर एग्जामिन कर रहे हैं तो दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो इस एक्ट को अपहोल्ड कर सकते हैं कि नहीं ये एक्ट वैलिड है, या तो इस एक्ट को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं सेक्शन 4 को। इस पूरी कवायद में, इस पूरी एक्सरसाइज में एग्जेम्पशन देने की बात कहां से आती है? इसीलिए मैं बात कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ, बहुत ही संजीदगी से, विनम्रता से मैं बात कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लीगल स्टेटमेंट नहीं। जी, और एक बात और भी है इसमें जो है, जो आपने हिंदू लॉ की बात की, और जो राम जन्मभूमि वाला जो जजमेंट है उसकी बात की, कि राम जन्मभूमि वाला जो स्टेटमेंट है उसमें जो एविडेंस जो मानी गई है अंत में, वो आस्था के आधार पर मानी गई है, क्योंकि
उनको यह स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले कि यह जो मंदिर है, ये तो मिले, ये तो बताया एएसआई ने कि इसके नीचे मंदिर था, लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये मंदिर जो है वो ये जो मस्जिद है, ये मंदिर तोड़ के बनाई गई। ये आपको ध्यान है उस जजमेंट में। जी, और इसके बिल्कुल। बाद फिर उन्होंने आस्था के आधार पर, जो हिंदू लॉ है, जो आस्था को एविडेंस मानता है, उसके आधार पर वो पूरा जजमेंट है। और उसमें एक जो है एक एडेंडम है जो पूरा का पूरा को सपोर्ट करता है। इसी के साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के जजमेंट है, महंत राम स्वरूप वाला जजमेंट है, श्री गोविंद देव जी मंदिर वाला जजमेंट है, जो ये कहता है कि एक बार यदि देवता की स्थापना हो गई, तो आप चाहे मूर्ति तोड़ दें या कुछ भी करें, वो स्थान तो देवता का ही रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में जो यदि ये मान लिया गया है इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में रिलीजियस कैरेक्टर का एग्जामिनेशन सिविल सूट के माध्यम से हो सकता है और यह जो लॉ है वो हमारे समक्ष है, तो मुझे तो लगता है वैसे भी हमें कोई स्थिति नहीं होगी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उपयोग हो रहा है वो केवल और केवल विलंब करने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। और देखिए इस बात को मैं थोड़ा और इलैबोरेट करके बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के केस में मैं उससे जुड़ा रहा अपने अपने बालकाल से और बचपन से अपने पिताजी को देखता रहा उस केस को लड़ते हुए। तो मैंने देखा राम मंदिर के केस में जो हिंदू समाज के लोगों की पूरी कवायद थी, वो ये कोर्ट के सामने एविडेंस और एएसआई की जो पूरी कार्रवाई हुई 2000 में, जस्टिस सुधीर नारायण साहब ने उसका ऑर्डर किया था। 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इसमें एएसआई की तरह खुदाई की जाए। तो जो पूरी कवायद थी वो ये इस्टेब्लिश करने की थी, क्योंकि अ, राम मंदिर के केस में स्थिति ये थी कि बाबरनामा के वो पेजेस मिसिंग थे जब बाबर अयोध्या आया था। वो 3-4 पेजेस उस इम्पोर्टेंट दिन के मिसिंग है बाबरनामा में कि जब बाबर अयोध्या आया था तो उसने क्या किया। तो डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिल रही थी डिमोलिशन की। तो जब डायरेक्ट हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं मिल रही है डिमोलिशन की, तो उस स्थिति में हिंदू पक्षों ने क्या किया, 1595 की आईने अकबरी को कोट किया। जो बुकनन थे, जो फ्रेंच ट्रैवलर्स थे, जो चाइनीज ट्रैवलर थे, जो वहां पे आए थे, उनके ट्रैवलॉग्स को कोट किया। गुरु नानक की गुरु साखी को कोट किया, जिसमें 1510 में गुरु नानक देव ने डिमोलिशन से पहले 1528 में डिमोलिशन हुआ है। 1510 में गुरु नानक देव ने वहां पे राम मंदिर के दर्शन किए थे, सरयू में स्नान किया था। तो ये सारी चीजों को कोट किया और साथ ही साथ जो वहां पे शिलालेख मिले थे जिसमें था कि ये फरिश्तों के उतरने की जगह है, श्री विष्णु हरि शिलालेख मिला था 1989 में। और साथ ही साथ स्ट्रक्चर एज अ होल जिसमें हनुमान जी की मूर्ति थी, वरा देवता की मूर्तियां थी, 14 कसौटी के खंबे थे। ये सारे एविडेंसेस साथ ही साथ एएसआई की खुदाई के द्वारा ये बताने की कोशिश की गई थी कि भाई यहाँ पे ऑलरेडी एक हिंदू मंदिर का एग्जिस्टेंस है और प्री एग्जिस्टिंग हिंदू टेम्पल है ऑन द फुटिंग ऑन द ग्राउंड दैट वी आर प्रायर इन एग्जिस्टेंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाँ, वहां पे जो स्ट्रक्चर है वो एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर इसके नीचे है, एक नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर है। और साथ ही साथ जो जस्टिस अशोक भूषण साहब ने एडेंडा लिखा, उस एडेंडा में उन्होंने बात कही कि हिंदुओं की बहुत पुरानी यहाँ पे आस्था, बिलीफ, फेथ चली आ रही है, जिसमें स्कंद पुराण का भी, अयोध्या महात्म्य का भी जिक्र किया गया, जिसमें बात कही गई कि सरयू में स्नान करके जो राम मंदिर के दर्शन करता है उसको मोक्ष का लाभार्थी होता है। स्कंद पुराण में जो एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है राम मंदिर की और भगवान राम के जन्म स्थान की, उस पर रिलाई किया गया। और इन सारी एविडेंसेस के आधार पे, ओरल एविडेंसेस के आधार पे 1855 में जो ब्रिटिश सरकार ने वहां पे रेलिंग खींची, उससे पहले 1528 से लेकर 1855 तक जो हिंदू वहां पे बराबर काबिज रहे और जिस तरह से गलत ढंग से उस जगह को मस्जिद के रूप में उपयोग किया गया, इन सारे एविडेंसेस के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने हमें अल्टीमेटली वो जमीन सौंपी और इस देश में सौहार्द बनाने के लिए 5 एकड़ ऑल्टरनेट जमीन भी मुस्लिम समाज के लोगों को दी। वो गलत है, सही है, वो तो एक अलग डिबेट का विषय है। पर यहाँ पे जो आज आपने बात रखी है वो बिल्कुल सही है कि अगर आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में सिर्फ इतनी बात कह दी जाए कि हाँ ये रिलीजियस कैरेक्टर एसरटेन करने से नहीं रोकता है, तो इसमें लोगों की बहुत बड़ी जीत होगी। और बिल्कुल आपने सही बात की कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो पूरा उपयोग किया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इस पूरी प्रोसीडिंग को डिले किया जा सके। क्योंकि मैं आपके सामने एक फैक्ट रखना चाहता हूं कि काशी के केस में सबसे पहला सिविल सूट 1991 में फाइल किया गया था। आज 2023 होने वाला है। पिछले, मैं तो मानता हूं, करीब 30 साल हो गए। 30 सालों से हम यही डिबेट कर रहे हैं
कि धार्मिक स्वरूप असरटेन करने के लिए सूट फाइल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं तो ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये हम सबके लिए आइडियल सिचुएशन होगी कि अगर केंद्र सरकार इसमें कोई अमेंडमेंट कर देती है, अगर केंद्र सरकार सेक्शन, हमने अपने सुझाव भी दिए हैं कि अगर केंद्र सरकार सिर्फ इतना ऐड कर देती है कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को तोड़ के दूसरा स्ट्रक्चर नहीं तामील किया गया है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे अप्लाई नहीं करेगा। और साथ ही साथ अगर ये नहीं भी आता है, केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन नहीं करना चाहती, तो सुप्रीम कोर्ट अगर इतना इंटरप्रिटेशन दे सकती है कि रिलीजियस कैरेक्टर को असरटेन करने के लिए सूट्स फाइल हो सकते हैं, तो जो 30 साल की लड़ाई काशी के केस में हुई थी और पिछले जो 10 साल से हम टीले वाली मस्जिद में लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो हम मथुरा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इन सारी लड़ाइयों को गति मिलेगी क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, डिले करने के लिए किया जा रहा है। और इसलिए हमारी पूरी कोशिश यही है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष भी ये जानता है कि धार्मिक स्वरूप को एग्जामिन करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए केसेस फाइल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी ये व्यू दे चुका है 1997 में कि आप ऐसे सूट्स फाइल कर सकते हैं। इसीलिए आपने बिल्कुल सही बात कही कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सिर्फ और सिर्फ डिले करने का एक जीता जागता उदाहरण है। तो अब इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें, ये भी जानना चाहूँगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वक्फ एक्ट के विरुद्ध आपकी चुनौती थी, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो वक्फ एक्ट को हमने चुनौती दी थी, उसमें माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया है। लास्ट बार वो कोर्ट में केस लगा था, केंद्र सरकार अभी कोई अपना जवाब नहीं दे पाई है, उन्होंने फर्दर टाइम मांगा है। अब इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फरवरी में है, मिड ऑफ फरवरी में लगाई गई है और फरवरी में इसकी सुनवाई होगी। उम्मीद करते हैं उससे पहले केंद्र सरकार इसमें अपना जवाब दाखिल करेगी और नहीं तो इस एक्ट को अमेंड करेगी। तो ये स्थिति इलाहाबाद हाई कोर्ट में है। और साथ ही साथ मैं ये भी आपके सामने आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ, आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ कि जो 12 सितंबर 2022 को डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी साहब ने फैसला दिया था ज्ञान व्यापी के केस में, जो 5 महिलाओं ने केस फाइल किया है कि हाँ ये केस चलने लायक योग्य है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है, उस ऑर्डर को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने चुनौती दी थी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक्सटेंसिवली दोनों पक्षों को सुनने के बाद करीब 25 हियरिंग्स हुई हैं। उन दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें अपना फैसला रिजर्व किया है। और साथ ही साथ जो एक दूसरा सिविल सूट 1991 से चल रहा था, उस दूसरे सिविल सूट को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसमें भी अपना फैसला रिजर्व किया, जिसमें पूरे परिसर की एएसआई सर्वेक्षण का मांग किया गया है और साथ ही साथ उसमें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इंटरप्रिटेशन भी इन्वॉल्व है। तो ये दोनों मुद्दों पे इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना जजमेंट रिजर्व कर चुका है और पूरी उम्मीद है कि जनवरी 2nd वीक में या कमिंग वीक में इलाहाबाद हाईकोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैसले इन दोनों मुद्दों पे सुनाने वाला है, जिसका हम सबको इंतजार है। जी, लेकिन सिविल सूट पर स्टे तो नहीं था? नहीं, सिविल सूट पे स्टे नहीं है। जो रस्तोगी साहब की पिटिशन है, उनका जो सूट 1991 में फाइल हुआ था, उनके सिविल सूट में स्टे चल रहा है। पर जो हमारा सिविल सूट है, जो हमने 5 महिलाओं की तरफ से फाइल किया था, उसमें कोई स्टे नहीं। तो उसकी हियरिंग आगे बढ़ी है या नहीं? उसकी हियरिंग आगे बढ़ रही है, पर इन द मीन टाइम हमने एक एप्लीकेशन लगाई है, क्योंकि बहुत सारे वहाँ सूट्स फाइल हो गए, करीब 15 से 20 सूट। इस समय की जो पोजीशन है, 27 सूट्स काशी के केस में फाइल हो गए सिविल जज सब लोग अपना क्रेडिट लेने के लिए कूद रहे हैं बीच में। सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ। तो हमने ये कहा है कि सीपीसी में एक प्रोविजन है, सेक्शन 24 ऑफ द सीपीसी, और साथ ही साथ ऑर्डर 4A, जिसमें कोर्ट को ये पावर है कि वो सारे सूट्स को कंसोलिडेट करके क्लब करके साथ उसका ट्रायल कर सकता है। तो ये ट्रांसफर एप्लीकेशन की मांग हमने सुप्रीम कोर्ट में रेज की थी, जब हमने शिवलिंग को इस जो प्रोटेक्शन ऑर्डर था उसको हमने बढ़वाया था, तो हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन भी कोर्ट के सामने लगाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमें लिबर्टी दी थी कि ये ट्रांसफर एप्लीकेशन आप डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने लगाइए, और इस समय डिस्ट्रिक्ट जज साहब इस ट्रांसफर एप्लीकेशन पे सुनवाई कर रहे हैं। उनकी सुनवाई भी 19 जनवरी को लगी हुई है। तो पहली हमारी कवायद ये है कि जितने सूट्स फाइल हुए हैं और आगे होने वाले हैं, वो सारे सूट्स साथ में चलें, क्लब होके चले, क्योंकि अगर कोई कंट्राडिक्टरी ऑर्डर पास होगा तो इस इशू पे इम्पैक्ट आएगा। इसलिए हमारी ये कोशिश है कि जितने सूट्स फाइल हुए, जिन लोगों ने उत्सुकता में फाइल किया है, मैं उनको शुभेच्छा देना चाहता हूं, पर कोशिश ये है कि ये सारे सूट्स साथ में चले, इनका जॉइंट ट्रायल हो, क्योंकि सबकी रिलीफ सेम ही है, तो सबका साथ में ट्रायल हो। और उससे एक फायदा ये होगा, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 5 महिलाओं का केस था, इसको सिविल जज सीनियर डिवीजन साहब से ट्रांसफर करके डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने भेज दिया था। तो एक बड़ी अजीब सी लीगल कश्मकश की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जो लोग अब सिविल सूट फाइल कर रहे हैं, वो सिविल जज सीनियर डिवीजन क्या जा रहा है।
तो उसकी अगर जो भी ऑर्डर उसमें आता है तो उसकी फर्स्ट अपील डिस्ट्रिक्ट जज साहब के सामने आती है। तो एक तरफ तो डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ओरिजिनल ट्रायल कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपीलेट अथॉरिटी होंगे इसी केस के ऑर्डर के लिए, तो एक बहुत बड़ा लीगल लैक्यूना और लीगल वैक्यूम पैदा हो जाएगा। इसलिए ऐसा वैक्यूम ना पैदा हो, इसलिए हमने ट्रांसफर एप्लीकेशन की मांग की है, ट्रांसफर एप्लीकेशन की, जो डिस्ट्रिक्ट जज 19 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट जज साहब सुनने वाले हैं। और पूरी कोशिश यही है कि सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट जज महोदय अपने यहाँ ट्रांसफर कर लें और उसका जॉइंट ट्रायल कंसोलिडेट करके इन सारे सूट्स का करें। हमारी एविडेंसेस इसमें पूरी रेडी हैं, चाहे ओरल हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, और उसके बाद वाद बिंदु तय होंगे और उसके बाद इस केस में आगे कार्रवाई बढ़ेगी। इन द मीन टाइम जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है अगर उस पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर करती है तो वो भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी, हमें अपनी बातें प्रूफ करने में और उसमें आसानी हो जाएगी, जिसका ऑलरेडी ऑर्डर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आशुतोष तिवारी सिविल जज सीनियर डिवीजन कर चुके हैं कि इस पूरे परिसर का एएसआई सर्वेक्षण कराया जाए, जिसके अगेंस्ट इस समय अंजुमन इंतजामिया इलाहाबाद हाईकोर्ट में जिसमें जजमेंट रिजर्व हो चुका है। तो अगर वो भी फैसला आ जाता है तो इन सारी चीजों को और गति मिलेगी। और अल्टीमेटली हमारी कोशिश और कवायद यही है कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, ट्रेवलॉग पर्सपेक्टिव से और गजेटियर्स के पर्सपेक्टिव से, आर्कियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये प्रूफ करें कि वहां पे किसी भी तरह की कोई ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं थी, वहां पे भगवान शिव का, आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल मूल स्थान का मंदिर था जिसको रेस्टोर किया जाए, और वी वर प्रायर इन एग्जिस्टेंस, और यहाँ पे इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वफ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। ये सारी कवायद इसी चीज के लिए चल रही जी। और मथुरा में हाईकोर्ट का स्टे था, उस पर क्या हुआ? मथुरा में हाईकोर्ट ने जो स्टे किया था उसमें हमने स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन लगा दी है और वो उसकी भी सुनवाई जनवरी में होने वाली है। साथ ही साथ मथुरा के केस में भी बहुत सारे सिविल सूट्स फाइल हो गए, तो वहां पे भी हम ट्रांसफर एप्लीकेशन मूव करने वाले हैं, जिसमें यही मांग करेंगे कि जितने सूट्स फाइल हुए हैं उनको कंसोलिडेट कर दिया जाए और उसका एक तरह से जॉइंट ट्रायल किया जाए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी। हम पुनः आशा करते हैं कि आप सफल हों, हम सभी सफल हों, हमारा पूरा समाज सफल हो इस उद्योग में। जय हिंद, वंदे मातरम।